फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम देवभूमि रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन के लोकार्पण, 7 को देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन 9 को राज्य स्थापना दिवस तथा 12 तक उत्तराखंड राष्ट्रगाथा से संबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 वर्ष तक चलने वाले इस पर्व का 2025 में कुमाऊं मंडल में समापन होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्तराखंड के जनमानस, यहाँ की मिट्टी से प्रेम करने वाले प्रवासियों और उत्तराखंड के विकास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी बनने की चाहत रखने वाले युवा, महिला, किसान, कारीगर, पर्यावरण विदों, राज्य आंदोलनकारियों सभी को कार्यक्रम में भागीदार बनाया जाए। वर्षों से उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है, इसलिए 6 से 12 नवंबर तक विभिन्न दिवसों में समाज के विभिन्न पक्षों को आमंत्रित किया जाए। बैठक के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली आदि मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में महिला एकल कल्याण मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक आयोजित हुई, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास है। इसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत हम महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, जिनकी पात्रता इस प्रकार है कि प्रथम वे महिलाएं जो राज्य की मूल व स्थायी निवासी होंगी, दूसरी वे महिलाएं जो एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष की होगी, तीसरी वे महिलाएं वो विधवा, तलाकशुदा, अपराध व एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं, साथ ही जिनके बच्चे अवशेष अथवा शादीशुदा हैं, इसमें रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। जिस प्रकार से हमारी सरकार इस प्रदेश के विभिन्न लोगों के विकास के लिए, उनके आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे, उप समिति बनी है। सिर्फ मैं ही अपने एकमात्र उप समिति का अध्यक्ष या जो भी उस नाते ये बुलाई थी कि हम बैठे थे और आज दोबारा बैठना हुआ। कैसे हमारे यहाँ की जो पात्र महिलाएं, मैं पात्रता भी बताऊंगा, उनको हम आत्मनिर्भर कर सकें। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी, एक तो इसका जो क्षेत्र होगा पूरा प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड हमारा प्रदेश में जो महिलाएं यहाँ की मूल या स्थायी निवासी होंगी। दूसरा, एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में हो। तीसरा, इसमें जो महिलाएं हैं वो विधवा, प्रत्याख्या, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल निराश्रित महिला, या जिन महिलाओं के बच्चे अविवाहित या अवयस्क होंगे, वो हमारे इस स्कीम की पात्र होंगी। हम 1 वर्ष के लिए इस स्कीम को पहले आओ पहले पाओ के आधार से शुरू करेंगे और अभी हमने उसके लिए एक समिति भी हमने बनाई है जो उसकी स्क्रीनिंग करेगी। जिला स्तरीय समिति होगी जिसमें मुख्य विकास अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे, जिला समाज कल्याण अधिकारी सचिव होंगे और व्यवसाय या ट्रेड से संबंधित विभाग का कोई प्रतिनिधि होगा। जिले अधिकारी द्वारा नामित एक प्रतिनिधि इसमें होगा और इसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन आने के बाद ये फिर राज्य स्तर पे जाएगी, जहाँ से स्क्रीनिंग होने के 15 दिन के बाद, 1 महीने के अंदर ये कलेक्ट करेंगे जब विज्ञप्ति जारी होगी, और 15 दिन के बाद वो बैठक होगी जिसमें ये जो हमारी इस प्रकार की जो महिलाएं हैं उनमें स्क्रीनिंग होने के बाद हम 2000 महिलाओं को
पूरे प्रदेश की 2000 महिलाओं को पहले आओ पहले पाओ की स्कीम के तहत उनको लाभान्वित देने का काम करेंगे। इसका जो मूल मकसद है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर करना है। इसमें भी कुछ जो स्कीम में कौन कौन से हम लोग जो हमारी महिलाएं हैं इस व्यवसाय को कर सकती है, उसमें कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, कुक्कुट पालन है, भेड़ बकरी पालन है, मत्स्य पालन है, उद्यान है, फल खाद्य प्रसंस्करण है, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, रिपेयरिंग है, अल्ट्रेशन है, टेलरिंग है, सौंदर्य प्रसाधन है, जनरल स्टोर है, जलपान है, टिफिन सर्विस है, कैंटीन है, कैटरिंग है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, डाटा एंट्री कार्य है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग है, कॉलिंग है, हिंदी कॉल सेंटर तथा इस प्रकार के अन्य इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय इसमें होंगे। और इसमें स्कीम में यह है कि हम लोग जो लोन जो लेंगे उसमें अधिकतम जो सब्सिडी हम 1.5 लाख रुपए देंगे। स्कीम का माना 2 लाख की है तो हम 1.5 लाख रुपए देंगे। 5 लाख है तो अधिकतम 1.5 लाख की बात करिए तो 5 लाख माने उन्होंने लोन लिया है, लेकिन हम उनको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का अनुदान देंगे। और उसमें ये भी है कि जो जब बैंक में वो अपना जो 50% का पैसा वो जो जमा 25% का पैसा 75 हम दे रहे 25 तो उनका जब वो जमा करा देंगे तो पहले 3 महीने में 50% उनको देंगे यानी 75,000 रुपया। फिर अगले 3 महीने में फिर उनको हम 30% देंगे यानी कि 45,000 रुपया, 15 से 45, और शेष 30,000 रुपये जो हमारी एक टीम होगी वो उसका निरीक्षण करेगी कि सही में हमारी वो बहनें या महिलाएं काम कर रही है क्या, संतोषजनक है क्या। उसके बाद फिर 30,000 रुपये का उनको बकाया राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। यानी कुल मिला के हमारी वो मातृशक्ति जो महिलाएं जिनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि इस उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का, इस राज्य को बनाने में उत्तराखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। वो गरीब महिलाएं जिसकी आय 72,000 से मैक्सिमम 72,000 रुपये होगी। ये सारे बातों को देख के बहुत जल्दी इसको अब हम लोग जो है फाइनल स्टेज पे ले आए हैं और इसे कैबिनेट में लाने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के तर्कमूलों से स्कीम को लॉन्च करेंगे और उसके बाद ये स्कीम जो है हमारे प्रदेश की उन बहनों के लिए, उन महिलाओं के लिए प्रारंभ हो जाएगा। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्म दिवस पर उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। साथ ही उप जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सीएमएस को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। वहीं शहीद भगत सिंह चौक पर बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिष्ठान वितरित कर आतिशबाजी की और अमित शाह की दीर्घायु की कामना की। जिनके चुने धारा 370 और 35 को हटाने का काम हुआ है और जो अपने सख्त फैसले के लिए जिनकी एक छवि है, जिनकी कमिटमेंट के लिए अपनी छवि है, उसको महान नायक का जन्मदिन आज है। और भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ताओं ने पहले मसूरी हॉस्पिटल में फल बांटकर हमने उनके जन्म को मनाया और आज यहीं पर पिक्चर पैलेस पर आतिशबाजी करके लड्डू बांटकर हम उनके जन्म को मना रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ हो और लगातार आपका मार्गदर्शन भारतीय जनता नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे और भारतीय जनता पार्टी सरकार आगे बढ़ती रहे, ऐसी प्रभु से हम कामना करते हैं। चुनाव का लगभग बचने वाला है, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, आप इंतजार कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार अन्य चुनावों में प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी विजयी, निकाय के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी विजयी। बात करें सड़कों की तो सड़कों के लिए जो है 10 दिन का और समय दिया गया है। देखिए, कुछ मौसम की वजह से 15 तारीख के काम नहीं हो पाए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाले 10 दिन के अंदर यहाँ की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, इतना भरोसा आपको संज्ञान में अंदर आया। मैं अधिकारी से बातचीत करके सड़क को बनाने के हम काम करेंगे। देखिए, आज परिकल्पना जो है वो अमित शाह जी की है, तो क्या उनके नेतृत्व में जो है अखंड भारत बन पाएगा? बिल्कुल।
रानी पोखरी के शांतिनगर गांव में 100 आम के पेड़ों को काटने जाने की घटना पर जिन नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई है वह वन विभाग और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक और वन विभाग ने पेड़ काटने वाले तस्करों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया कि मामला उद्यान विभाग के अधिकार क्षेत्र का है, तो वहीं उद्यान विभाग घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर रहा है। करीब रात 2 बजे वन विभाग की उड़नदस्ता टीम को इस घटना की जानकारी मिली और विभाग की टीम सभी तस्करों को पकड़कर रेंज कार्यालय ले आती है। वन विभाग और उद्यान विभाग की इस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखिए, मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था और ऐसे बच्चों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग और उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसको सुनिश्चित करूँगा। हमारे कानून के अंदर या तो कानून चेंज हो, जो उसमें धाराएं होती हैं। अब आप देखिए, आजकल जो हो गया कि जो हल्की धाराएं हैं 7 साल तक की उसको जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इस विषय में मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि ये कानून का विषय है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कृषकों एवं पौधशाला स्वामियों के साथ समन्वय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें तमाम जिले से आए कृषकों ने खेती के बारे में अपने सुझाव दिया। वहीं गणेश जोशी कृषि मंत्री ने कहा कि हर जिले से एक किसान को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से सुझाव आएंगे और उसके बाद अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। चौपला गार्डन को भी दोबारा से खोलने का काम किया जाएगा और किसानों के जो बीमे छूट रखे हैं वे 1 महीने के अंदर उनको मिल जाएंगे। एप्पल और कीवी के साथ साथ हमें अन्य फसलों भी ज़्यादा चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अखरोट होता है, हमारे यहाँ खुमानी होती है, हमारे यहाँ नाशपाती होती है, हमारे यहाँ प्लम होता है, हमारे यहाँ माल्टा होता है। अभी मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री केंद्रीय मंत्री जी से मिला था, चिराग पासवान यहाँ पर आने वाले हैं। तो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ के किसानों को उसके उपज का सही दाम मिले। हम प्रोसेसिंग छोटी छोटी यूनिटें पहाड़ के क्षेत्रों में लगाएंगे ताकि अपने उत्पाद को वहाँ पर दे सके। इन सभी विषयों पर आजकल यहाँ पर बातचीत की है और सबसे बड़ी बात जो किसानों के सुझाव यहाँ पर आए हैं उनको अपने से हम समाहित कर रहे हैं और जो मैंने फैसले यहाँ पर लिए हैं उससे मुझे किसान संतुष्ट दिखाई दिए। ये सबसे बड़ी इस गोष्ठी की सफलता है। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया है हर जिले से एक अग्रणी किसान को लेकर हम एक समिति बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो सुझाव आएंगे अपनी योजनाओं को हम लागू करेंगे। दूसरा, चौपटिया गार्डन जहाँ पर एक रिसर्च सेंटर हुआ करता था और वहाँ से सीखने के बाद हिमाचल जो है इतना आगे बढ़ गया, वो सेंटर बंद पड़ा है। मैं जितनी बार दौरे पर गया मैंने अधिकारियों से कहा कि ये सेंटर चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट नहीं थे और अभी हाल ही में 9 साइंटिस्ट हमारे को मिले हैं जो 1.5 माह की ट्रेनिंग पर गए हैं। जनवरी 15 से पहले हम उस सेंटर को चालू कर देंगे ताकि लोग रिसर्च पर जाएं। इसी प्रकार बीमा कंपनी से संबंधित शिकायतें मिली हैं। मैंने केंद्रीय मंत्री शिवराज जी को पत्र लिखा था, उनसे बात की थी, वहाँ से पत्र आ गया है। जितने भी किसानों के बीमे छूटे हुए हैं 1 माह के अंदर उनको मिल जाएंगे। इसी प्रकार देखने में आता था कि जो हम कृषि यंत्र किसानों को देते हैं और जो लोग विभाग के अंदर पैनल पर हैं उनके दाम आम मार्केट से ज़्यादा होते हैं। किसान की मजबूरी होती है, तो जो पैनल पर होता है मैंने लिखित कर दिया है पैनल लेवल में कुछ नहीं होगा,
जहाँ पर से किसान की मर्जी होगी, किसान वहाँ से यंत्र खरीदेगा और उसको हम सब्सिडी देंगे। ये फैसला हमने आज यहाँ केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर जद्दोजहद चल रही है। लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी कश्मकश का माहौल दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इसी को लेकर भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी के नाम का पैनल बनाकर केंद्र को भेजा है और केंद्र उस पर चिंतन मंथन कर रहा है। उसके बाद एक मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा में कोई पेच नहीं फंसा है, अभी नामांकन 1 सप्ताह तक चलेगा और इससे पहले पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है ये पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव है, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी 1 सप्ताह है। तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा है। खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इतना बोझ सहे जो चाहे रहे। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझा हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कल्याण। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मधुसूदन 100% देसी घी, purity tested by gas chromatography. मधुसूदन दही, UHT milk and chaat. स्वागत है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए जहां बीजेपी या कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में पार्टी के वरिष्ठ नेता अब 2 गुटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रत्याशियों को लेकर दी जाने वाली रिपोर्ट सीधे प्रदेश प्रभारी और पार्टी हाईकमान को भेजे जाने का पर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ऑब्जर्वरों के द्वारा अपने मनमानी की है। पार्टी में जो संभावित प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव के लिए दावेदारी पेश की थी, उनसे बात नहीं की गई और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अपनी रिपोर्ट बनाने का काम हुआ है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जल्द ही उनके द्वारा इस विषय पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात की जाएगी और अपना विरोध प्रकट किया जाएगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया रही है और अगर उस प्रक्रिया के तहत पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को न सौंप करके सीधे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है, तो इस पर जो है जो अन्य दावेदार है उनको ऐतराज है और निश्चित तौर पर जो अन्य दावेदार है उनको भी विश्वास में लिया जाना चाहिए था। अगर उनको विश्वास में नहीं लिया गया है और सीधे मनमाने तरीके से प्रत्याशी थोपने का प्रयास हो रहा है तो इसका विरोध होगा और अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर हम केंद्रीय नेतृत्व तक जाकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। नहीं, जिस तरीके से प्रत्याशी चयन को लेकर के मनमाना रवैया अपनाया जा रहा था, पर्यवेक्षक मनमाने तरीके से अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, उस आशंका से पहले ही मैंने प्रदेश के सह प्रभारी को
अवगत करा दिया था और मैंने कहा था इसमें पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी और जो भी वहां पर दावेदार है उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। लेकिन बताया जा रहा है, जैसे समाचार पत्रों में छपा है, कि रिपोर्ट सीधे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है और मनमाने तरीके से प्रत्याशी थोपने का प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर पर ये गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है पर्यवेक्षकों को जो है एक बार सभी दावेदारों को एक साथ दिखाना चाहिए था, सभी से पूछना चाहिए था कि कौन प्रत्याशी यहाँ पर सबसे मजबूत होगा, कौन केदारनाथ विधानसभा में जीत का परचम लहरा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और बताया जा रहा है, जैसे समाचार पत्रों में छपा है, कि रिपोर्ट सीधे केंद्रीय नेतृत्व को दे दी गई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को विश्वास में। उत्तराखंड के चमोली में पिछले दिनों हुए हिंदू मुस्लिम प्रकरण को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी के द्वारा ट्वीट करके दिया गया बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य करते हैं और जब भी चुनाव आता है उनके द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे जनता का ध्यान जो है वो विकास के मुद्दों से हट जाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओवैसी के इस बयान को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है, बल्कि सरकार से मांग करती है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तो ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें भय पैदा होता है और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए, जो लोगों से जुड़े मुद्दे उनसे हट जाए। और बीजेपी वही करती है। संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार एक नागरिक को है, उनको तोड़ने मरोड़ने, उनका हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें लगातार करते रही हैं। वही उत्तराखंड में भी हो रहा है। लेकिन ओवैसी जी का ऐसे समय में बयान आना, जब हमारे यहाँ उपचुनाव है, निश्चित ही उनको इंगित करता है वो बीजेपी की बीटी के रूप में काम करते हैं। मेरी जो भावना है वो पुष्ट हुई है। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, जिसमें पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए घोड़े और खच्चरों के जरिए उन्हें धामों तक ले जाया जा रहा है। इस बात पर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि केदारनाथ धाम में लगभग 1000 घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए लगभग 800 घोड़े खच्चर रोजाना इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यमुनोत्री धाम में लगभग 500 घोड़े खच्चर उपलब्ध हैं, जिनमें से 150 से 200 खच्चर रोजाना इस्तेमाल हो रहे हैं। केदारनाथ में हमारे पास जब पीक सीजन था तब लगभग 4000 खच्चर प्रतिदिन हम यात्रियों के लिए और 1000 खच्चर सामान ढुलाने के लिए रखे हुए थे। और बहुत ये यात्राओं के सीजन में जब तक हमारे बाधित नहीं हुई थी आपदा के कारण, तब तक यही चला। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, हमारे पास लगभग 1000 घोड़ा खच्चर केदारनाथ में है, जिसमें 700 से 750 और 800 तक के टिकट एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जैसे 700-800 खच्चर एक दिन में यात्रा कर रहे हैं। और 5 जगह हमारा अस्थायी पशु चिकित्सालय यात्रा रूट पर संचालित है, जिसमें हमारे यात्रा रूट से संचालित डॉक्टर और स्टाफ रहता है। यमुनोत्री में हमारे पास लगभग 500 खच्चर वहाँ अवेलेबल है और 150 से 200 खच्चर प्रतिदिन यात्रा पे जा रहे हैं। पुलिस थाना देवप्रयाग क्षेत्रांतर्गत सैनिक होटल के करीब एक ट्रक चालक के नियंत्रण से बाहर होकर खाई से होकर नदी में गिर गया, जिसमें ट्रक चालक सहित उसकी पत्नी भी सवार थी। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। टीम ने 2 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नदी में बहे ट्रक के अगले हिस्से से चालक और उसकी पत्नी के शव बरामद किए। मृतकों की पहचान 37 वर्षीय अजय निवासी नजीबाबाद और उसकी पत्नी राजेश्वरी के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू की है। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।